अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 की किस्त नंबर 1 में आप लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, एपिसोड की शुरुआत में सलाहुद्दीन रात के वक्त कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी होते हैं। बिल आखिर वो कुएं के एंड तक पहुंच जाता है, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो वो उनका ख्याल होता है जमीन के ऊपर सोते हुए ऊपर चांद को देखते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। कहते हैं, या अल्लाह, ये जमीन भी तेरी, ये आसमान भी तेरा है, तू ही इन मुश्किलात से निजात फरमा। नाज़रीन, उसके बाद हम लोगों को एबलिन किला दिखाया जाता है जिसमें काले चुभे में मलबूस एक बालन मौजूद होता है। वो रस्सी की मदद से किले के ऊपर चढ़ना शुरू कर रहा होता है। सलाहुद्दीन भी उसको देखकर अपनी जद्दोजहद शुरू कर देता है। ऊपर चढ़ते चढ़ते उनका हाथ फिसल जाता है। इधर एबलिन भी किले के ऊपर चढ़ जाता है और सामने आने वाले सारे बाज़दीनों को मारकर आगे बढ़ जाता है। सलेबी सिपाही उनसे पूछते हैं कि आखिर कौन हो तुम, लेकिन वो उनको भी मार गिराता है। काफी देर के बाद आखिरकार वो अपने भाई के कमरे में पहुंच ही जाता है। उसके करीब जाते ही उसका भाई अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। नाज़रीन, इधर कुएं से भी सलाहुद्दीन बाहर निकल आता है। जब वो उठने लगते हैं तो जमीन पर गिर जाते हैं, फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं और फौरन सजदे में गिर जाते हैं। जब सजदे से उठते हैं तो मस्जिद अक्सा के गुंबद के ऊपर उनको एक सलेबी निशान दिखता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और अल्लाह से दुआ मांगता है कि या अल्लाह तू करीम है। ये कहते ही आसमान से एक बिजली आती है और उस निशान को गिरा देती है, जिसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, ये भी सलाहुद्दीन का एक ख्वाब होता है और कुएं में लेटे हुए अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह मेरी मदद अता फरमा। दूसरी जानिब कोंतक अपने भाई बालन से कहता है कि मैं जानता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। ये सुनकर बालन कहता है, मुझे तो ये कहा गया है कि आप मर गए हो, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हो और मुझसे ज्यादा सेहतमंद हो। ये सुनकर कोंतक हंसने लगता है और कहता है, मैंने आपको यहाँ पर बातें सुनाने के लिए नहीं बुलाया। आप अपने किले के वारिस होने के बावजूद भी क्यों किले में चोरों की तरह दाखिल हुए हो? बालन जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी को आने की खबर हो और मैंने अभी वापस लौट जाना है। कोंतक कहता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। फिर बालन कहता है, नहीं, मैं वापस जाऊंगा। कोंतक कहता है, मेरी इर्द गिर्द मेरी मौत का इंतजार करने वाले बहुत हैं। अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा? इस किले का क्या होगा? अगर मेरे मरने के बाद ही तुम यहाँ पर मौजूद नहीं होगे तो वो जमीनें किसी और को दे देंगे और वो हमारी नस्ल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। ये सुनकर एबलिन कहता है, शायद सबसे बेहतर यही होगा, और कहता है, इस तरह कोई नहीं बचेगा जो यरूशलेम के ऊपर बात करेगा और उनको ऊपर तनकीद करेगा और उसको निशाना बनाएगा। ये सुनकर कोंतक कहता है, तुम बिल्कुल ही बुज़दिल हो। तुम यहाँ पर रुकने की बजाय यहाँ से भागने को तरजीह दे रहे हो। हमें बादशाहों के साथ ताल्लुक को अच्छे तरह से निभाना चाहिए था। तो जवाब में बालन कहता है, जी हाँ, वो ये सब कुछ करके ये सारी जमीनें अपने कब्जे में कर ली हैं और मैं इस मौजू पर आपके साथ बातचीत नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पर देखने आया था और आपको देख लिया और जा रहा हूँ। फिर बालन फूल की तरह एक चीज को उसके हाथों में थमा देता है और कहता है, मुझे अपना रास्ता रोशन करने दो। बालन की ये बातें सुनकर कोंतक बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और बालन के वापस जाते ही कोंतक कहता है, यह तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने बाबा के बाद आपके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफियां की हैं। ये सुनते ही बालन के कदम रुक जाते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब वो अपने बाबा को कहा था, जब उन्होंने कहा था, बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते और मुझे बादशाह के हुक्म की परवाह नहीं है। आप उन्हें तब्दील करने या ये जगह छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते बाबा। अगर आप उनकी बात सुनकर हमारे जमीनों पर गरीब रहने वालों को दूर करते हैं तो, और मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ। अगले लम्हे उसका बाप खून से लथपथ जमीन के ऊपर गिरा होता है। अगले लम्हे बालन जंगल में एक दरख्त के साथ बैठे हुए अपने खून से रंगे हुए हाथ को देख रहा होता है और ये कहता है, या खुदावंद मुझे माफ कर देना, और ये मैंने क्या कर दिया? उस ख्याल के बाद कोंतक कहता है, अगर बाबा जिंदा होते वो उन चीजों के लिए हमारे साथ लड़ने की कोशिश करते जो उन्होंने हमें सिखाई थी। और फिर कहता है, बालन ये किला और जमीनें आपकी हैं और आप इसके ऊपर अपनी बादशाही जमाने का ख्वाब को पूरा करो और ये सारी जगह आपकी तकदीर है। ये सुनते हुए बालन वहाँ से चल पड़ता है। तो बालन वहाँ से चला जाता है। कोंतक उसको पीछे से बुलाता रहता है, कहता है, रुको, मैंने आपको कुछ बातें बतानी है। लेकिन बालन वहाँ से जा चुका होता है और कोंतक रोता रहता है। नाज़रीन, उसके बाद घोड़े पर सवार काजी फाजिल को दिखाया जाता है जो मुसलसल तेजी से अपने घोड़े को सहरा में दौड़ा रहा होता है। उधर शाम में नूरुद्दीन जंगी बहुत ज्यादा परेशान दिखाया जाता है। उसकी बीवी मलका उसे कहती है, आप सारी रात परेशान रहे हैं, आपको अब सोना चाहिए, वरना आप इस तरह से बीमार पड़ जाएंगे। जो परेशानियां हम के ऊपर आई हैं वो काफी नहीं थी क्या? और मैंने भी आपको मायूस किया। उसके बाद वो घुटनों के बल बैठ जाती हैं और कहती है, बराए मेहरबानी हजूर, आप मुझे माफ कर दें। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसे हाथ के सहारे से उठाकर
کر کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے بابا سلجوقی سلطنت کے سلطان، ان کے لیے میرا احترام ہے اور یہ تمہارے جرم سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے تم میرے ساتھ ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے پردے اب ہمارے درمیان حائل ہو چکے ہیں۔ اور کہتا ہے عصمت خاتون اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو آپ سے بہت دور بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر وزیر آتا ہے اور کہتا ہے حضور دیوان میں آپ کے لیے سب منتظر ہیں۔ ادھر جنگل میں کنویں میں موجود صلاح الدین پڑے ہوتے ہیں اور بھوک سے بالکل نڈھال ہوتے ہیں اور مسلسل اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ادھر شرکو آگے بڑھتے ہوئے سلطان سے کہتے ہیں لشکر بالکل بے بس ہو گیا اور صلاح الدین کی گمشدگی ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دی ہے، ہم دمشق اور مصر کی جانب پیش قدمی نہیں کر سکتے اور چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لشکر کو دائیں بائیں موڑنے سے دشواری آ رہی ہے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رک کر کہتے ہیں کہ صلاح الدین کو غائب ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے شرکو، پر ابھی تک اس کے پیروں کا نشانات بھی آپ نہیں ڈھونڈ سکے، اور غصے سے کہتے ہیں تمہارا بھائی ایوب غلط جگہوں پر گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، کیا کہیں سے بھی اطلاع آئی ہے؟ تو شرکو کہتا ہے جی حضور جی نہیں، اور ہمارا لشکر دائیں طرف جائے گا یا بائیں طرف جائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے اور تم اس کے بارے میں پریشان کرنا بند کر دو اور صلاح الدین کے بارے میں کچھ سراغ تلاش کرو اور اسے ضرور تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ یورگی کو میرے بارے میں خبر بھیجی یا نہیں بھیجی؟ تو شرکو کہتا ہے حضور وہ بہت جلد ہی آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں بالن آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے جب اس نے اپنے باپ کو مار کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد بالن گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اس درخت کی جانب بڑھتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی یاد کرتا ہے جب اس نے درخت کے نیچے ایک ڈبے کو چھپایا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے خنجر سے اس زمین کو کھرچتا ہے، بالآخر اس کو ڈبی مل جاتی ہے۔ اس ڈبی کو کھولنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کو لٹکا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کنویں کے ساتھ جا کر اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے اور کنویں کی طرف دیکھتا ہے، نیچے ایک پانی بھرنے والی بالٹی ٹوٹی ہوتی ہے جس کو وہ اٹھا لیتا ہے۔ اندر کنویں میں صلاح الدین اپنی تلوار کو پتھر مار رہا ہوتا ہے اور پتھر کی وہ آوازیں سنتے ہی بالن کنویں کے اندر جھانکتا ہے۔ کنویں میں بہت زیادہ اندھیرے کی وجہ سے اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا اور بلند آواز سے پکارتا ہے نیچے کون ہے؟ اگر کوئی سن رہا ہے تو بولو۔ یہ سن کر صلاح الدین گہری سانس لیتا ہے اور پکارتا ہے میں ہوں۔ اوپر سے بالن کہتا ہے آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گا اور آپ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس کے بعد وہ رسی کنویں میں پھینک دیتا ہے جسے صلاح الدین دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ صلاح الدین اتنی زیادہ تھکے ہوتے ہیں کہ وہ بمشکل سے کھڑے ہوتے ہیں اور رسی کو پکڑتے ہیں۔ بالن کہتا ہے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور بالن رسی کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دعا ہوگی کہ رسی بہت مضبوطی سے بنی ہو۔ آخرکار صلاح الدین کنویں کے کنارے پر آ جاتا ہے لیکن ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے تو بالن رسی کو چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے باہر نکال لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ مشکل ہوگا لیکن میں نے آپ کو پھر بھی نکال لیا۔ بالن صلاح الدین کو نیچے بٹھا کر کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو، اور اس کے بعد اس کو پانی پلاتا ہے۔ صلاح الدین وہ پانی پیتے پیتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بالن اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ادھر صحرا میں قاضی فاضل مسلسل گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا گھوڑا تھک جاتا ہے تو اپنے گھوڑے کو تھپکی مارتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہماری قسط اختتام پر پہنچتی ہے۔ اگلی قسط اردو ڈبے میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔